तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुर्दा घर से, जहां पर रेबेका नाम की एक इंटर्न अपनी फाइनल ट्रेनिंग कर रही थी। उसने एक लाश को संभालने का काम इतनी बारीकी से किया कि वो डेड बॉडी बिल्कुल नई जैसी लगने लगी। और उसका बॉस और मेंटर रेमंड उसके इस काम से बहुत खुश हुआ। पर तभी उसकी नजर रेबेका की कलाई पर पड़ी, जिस पर कुछ हल्के निशान थे। और इन निशानों को देखते ही रेबेका ने अचानक से उन्हें अपने ग्लव से छुपा लिया, जिसके अगले ही पल रेबेका ने उस डेड बॉडी पर एक कट लगाया और उसका पूरा खून बाहर निकलने लगा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रेमंड नोटिस करता है कि उस मुर्दे के पैर की उंगलियां अपने आप ही हिल रही थी। पर अजीब बात तो ये थी कि उसने इस बारे में रेबेका को कुछ नहीं बताया। और बॉडी को केमिकल से भरने के बाद रेमंड ने रेबेका की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस टेस्ट में पास हो गई है। खैर, अब काम पूरा होने के बाद रेबेका ने बॉडी को उसी जगह पर रख दिया। पर वापस आते वक्त अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगी, जिससे वो एक सेकंड के लिए डर के मारे वहीं पर जम गई। मगर फिर वो ऐसे आगे बढ़ गई जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। अब अपना रूम साफ करने के बाद जब वो सामान लेने के लिए बेसमेंट की ओर गई, तो वहां पर बहुत अंधेरा था और मौत जैसी शांति और डर उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। वो आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगी। पर तभी अंधेरे से कोई बाहर निकल कर आया, जिसको देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रेमंड था, जो उसे सख्त लफ्जों में समझाता है कि वो कभी भूलकर भी बेसमेंट में ना जाए और हमेशा ऊपर वाले क्लोजेट से ही सामान ले। अब जैसे रेबेका वहां से गई, तो रेमंड वापस से बेसमेंट की ओर मुड़ा। वहां अंधेरे में कोई अजीब सा भयानक जीव इधर उधर दौड़ रहा था, जिसको देखकर रेमंड बिना एक पल भी गवाए दरवाजा लॉक कर लेता है। तो अब ऑफिस में आने पर रेमंड रेबेका को उसकी फुल टाइम जॉब की खुशी में ड्रिंक ऑफर करता है, पर रेबेका उसे पीने से मना कर देती है। अब से इस मुर्दा घर की सारी डेड बॉडीज का काम रेबेका ही संभालने वाली थी और रेमंड सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देने वाला था। तब रेमंड तय करता है कि रेबेका दिन की शिफ्ट करेगी और रात की इमरजेंसीज वो खुद देखेगा। पर जब रेबेका कहती है कि उसे रात को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रेमंड अचानक से गुस्सा हो जाता है और उसे साफ मना कर देता है। अब उसी वक्त रेबेका के सर में तेज दर्द उठने लगता है, जिस पर रेमंड उसे वीकेंड पर आराम करने की सलाह देता है। और जैसे ही रेबेका वहां से निकलती है, रेमंड वापस उस बेसमेंट के पास जाता है और खुद से ही धीरे से कहता है कि ये फिर से शुरू हो रहा है। पर एक तरफ जहाँ मुर्दा घर में अजीब चीजें हो रही थी, वहीं घर पहुंचकर रेबेका अपनी चाबियां टेबल पर फेंकती है और कपड़े बदलने चली जाती है। पर जब वो वापस आती है तो वो बिल्कुल दंग रह जाती है, क्योंकि वो चाबियां उस टेबल से गायब थी और वो अपनी नोटबुक पर बने उस अजीब से निशान पर ध्यान भी नहीं दे पाती है। खैर, उसे अपनी चाबियां एक दूसरे टेबल पर मिल जाती है और वो अपनी एक सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग के लिए निकल जाती है। उस मीटिंग में वो सबको बताती है कि आज उसने बिना नशा किए एक पूरा साल बिता लिया है। वो अपने दर्द और शर्म की कहानी सबको बताती है कि नशे की लत ने उसकी आत्मा को कितना तोड़ दिया था। जहाँ पर उसकी स्पॉन्सर कैली उसे खुद पर गर्व करने के लिए कहती है। पर अपनी सीट पर वापस जाते वक्त रेबेका की नजर पीछे बैठे एक अजीब से आदमी पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे उसी का नाम पुकार रहा था। तो अब इस मीटिंग के बाद अपनी कार में बैठी रेबेका अपने अंदर की उन बुरी आवाजों से लड़ रही थी, जो उसे वापस नशा करने के लिए उकसा रही थी। उसका मन इतना बेचैन था कि वो कार ड्राइव करके एक ड्रग डीलर के पास तक पहुंच जाती है, जहां पर वो पूरी तरह से टूटने ही वाली थी। पर आखिरी पल में वो हिम्मत जुटाती है और बिना कुछ खरीदे वहां से निकल जाती है। लेकिन जो आगे होने वाला था उसकी किसी को भनक तक नहीं। तो रास्ते में ही उसके पास रेमंड का कॉल आता है, जो उससे माफी मांगता है और बताता है कि अचानक से सिटी मॉर्ग से बहुत सारी डेड बॉडीज ट्रांसफर होकर आ रही हैं और उसे तुरंत ही मुर्दा घर वापस आना होगा। जिसके कुछ ही पलों के बाद रेबेका वहां पर पहुंच जाती है और फाइल्स पढ़ने पर उसको ये पता चलता है कि इन बॉडीज को प्रिजर्व करने के बाद इन्हें जलाना भी है, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात थी। पर ये उसके बॉस का ऑर्डर था, तो उसे मानना ही था। इसीलिए वो अपने फोन पर एक तेज म्यूजिक चलाती है और पहली बॉडी पर काम करना शुरू कर देती है। वो उस लाश से बातें कर रही थी कि तभी उसकी नजर उस लाश पर बने कुछ ताजे जख्मों पर पड़ती है। अब एम्बैलमिंग का काम खत्म करने के बाद वो म्यूजिक को बंद करती है और पेपर वर्क करने लगती है। पर उसके पीठ पीछे क्या चल रहा था वो उससे बिल्कुल अनजान थी। वो नहीं देख पाती है कि पीछे उस बॉडी ने अचानक अपना सर हिलाया है और अपनी
आंखें भी खोल ली हैं और यहाँ तक कि उसकी फाइल पर भी एक अजीब सा सिंबल बन चुका था। पर इन सब से बेखबर रेबेका उस बॉडी को जलाने के लिए मशीन में डाल देती है। लेकिन जब रेबेका खिड़की से बाहर देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। दरअसल उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो भागकर बाहर जाती है और दरवाजा बंद करती है। पर जल्दबाजी में वो कार की लाइट्स को ऑन ही छोड़ देती है। अब अंदर आकर जैसी वो क्लोजेट पे सामान लेने जाती है, अचानक उसका सर चकराने लगता है। इसके साथ ही उसे अपने आसपास से बहुत सारी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती, जैसे कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। और जब अचानक उसको होश आता है तो वो खुद को एक टेबल के पास बैठा हुआ पाती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां तक आखिर कैसे पहुंची। अब इसी दौरान फोन की घंटी बजती है और बिना उस अजीब सिंबल को देखे जो एक और नई फाइल पर छप चुका था, वो तुरंत फोन उठाती है। दरअसल ये कॉल रेमंड का था, जो उसका हालचाल पूछ रहा था। और रेबेका उसको बताती है कि बाहर तूफान की वजह से लाइट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर बाकी सब ठीक है। लेकिन फोन कटने के बाद पता चलता है कि रेमंड अपने घर पर खुद के नंगे जिस्म पर कुछ अजीब सी पेंटिंग कर रहा था। इसी बीच रेबेका दूसरी बॉडी को स्ट्रेचर पर मूव करने लगती है, पर अचानक से पूरे मुर्दा घर की लाइट चली जाती है, जिससे वहाँ पर इतना अंधेरा हो गया था कि उसको नहीं दिखता कि स्ट्रेचर पर रखी उस दूसरी लाश ने भी अपना सर और हाथ हिलाया है। उसके फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो ऑफिस में मोमबत्ती ढूंढने निकल जाती है, जिसके दौरान एक ड्रॉवर के अंदर उसको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिस पर बाहर से मोमबत्ती बनी हुई थी। पर जब वो उसको खोलती है तो अंदर मोमबत्ती की जगह सिर्फ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वो उनमें से एक टुकड़े को जलाती है और उसी की हल्की सी रोशनी में वापस से उस लाश के पास जाती है। और तभी वो नोटिस करती है कि लाश का एक हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा था, पर वो बिना सोचे उसे वापस उठाकर सही जगह पर रख देती है, जबकि उसे अपनी पीठ पीछे दीवार पर वो चमकता हुआ अजीब और डरावना सिंबल नहीं दिखता है, और ना ही उसको वो लाश दिखती है जो अब उस सफेद चादर के अंदर धीरे धीरे हिलने लगी थी, जिसके अगले ही पल वो मुर्दा एक भयानक मुस्कान देता है और अपनी पूरी सफेद बेजान आंखों को खोल देता है। खैर, अब उस बॉडी को जलने वाली मशीन में आग के हवाले करने के बाद रेबेका एक तीसरी लाश बाहर निकालती है और इस मुर्दे के शरीर पर बहुत सारे गहरे जख्म और मारपीट के निशान होते हैं। पर अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए तुरंत ऑफिस की ओर निकल जाती है। लेकिन जो उसके पीछे छूट गया था वो अब मुर्दा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो वहां से हटी वो तीसरी लाश अचानक से अपनी आंखें खोल देती है। वो अपना सर हिलाने लगती है और उसी वक्त टेबल पर रखे एक और पेपर पर वही भयानक सिंबल अपने आप ही छप जाता है। वहीं ऑफिस के अंदर आती ही रेबेका की सांसें अटक जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे में एक अजीब साया घूमता हुआ दिखाई देता है। पर उसको लगता है कि शायद वो रेमंड है, पर जैसे उसने अपनी पलकें झपकाई वो साया हवा में गायब हो चुका था। लेकिन रेबेका इस बात को अपना वहम समझकर वापस प्रेप रूम में चली जाती है, जहां आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि स्ट्रेचर पर रखी वो तीसरी लाश वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जिसके अगले ही पल वहां रखा फोन जोर जोर से बजने लगता है। रेबेका घबराकर फोन रिसीव करती है। दूसरी ओर से एक डरी हुई कांपती आवाज आती है, ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सुनकर खौफ से भरी रेबेका तुरंत फोन काट देती है, पर वो फोन लगातार बजता ही रहता है। वो डर के मारे पीछे हटती है और बेचैनी में अपना चेहरा छूती है, पर जब वो अपने हाथ देखती है तो उन पर ताजा खून लगा हुआ था, जिसको देखकर वो बिना एक पल भी गवाए अपना कोट उठाती है ताकि वो उस चोट को छुपा सके। पर जब वो वापस अपना हाथ देखती है तो वो बिल्कुल साफ था। लेकिन क्या ये उसका वहम था या कुछ और जो कि उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो फोन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो तंग आकर दोबारा रिसीवर उठाती है। वही आवाज फिर से बोलती है। उसे किसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी थी, एक 14 साल की लड़की जिसका नाम रेबेका था। और ये सुनते ही रेबेका की रूह कांप उठती है, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके मरे हुए पिता बेन की थी। उसे वो काली रात याद आ जाती है जब वो दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर एक झील के पास बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने कंप्लेंट लिखने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा था, इसलिए उसके पिता अकेले ही उसे अंधेरे में छोड़ने निकल गए थे।
और वही रात थी जब उनकी जान चली गई थी, और ये एक ऐसा शर्मनाक बोझ था जिसके तले रेबेका आज तक दबी हुई थी। खैर, अब अगले ही पल उसको एक भयानक जीव की झलक दिखाई देती है और उस डर को वो झेल नहीं पाती है। वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। पर अजीब बात तो ये थी कि अगली सुबह जब रेबेका की आंखें खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है। वो उठकर वॉशरूम जाती है, पर जैसे ही वो शीशे के पास से निकलती है, शीशे पर भाप जम जाती है और उस पर एक संदेश लिखा हुआ उभरता है कि मुझे अंदर आने दो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से कोई मुक्का मारने लगता है। रेबेका दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी स्पॉन्सर केली खड़ी होती है, जो उसे वापस नशा करने के लिए बुरी तरह से डांटने लगती है। पर रेबेका को कुछ भी याद नहीं था कि वो घर कैसे आई या उसने रात को केली को मदद के लिए कॉल कब किया था। अब रेबेका रोते हुए कसमें खाती है कि उसने कोई नशा नहीं किया है, पर केली उस पर विश्वास नहीं करती। ये सब बर्दाश्त से बाहर था और रेबेका अपने आपे से बाहर हो जाती है। केली उसको शांत करने के लिए जैसे ही गले लगाती है, रेबेका उसे जोर से जकड़ लेती है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि केली का दम घुटने लगता है। अब केली जैसे तैसे उसको धक्का देकर पीछे हटाती है और जब वो रेबेका का चेहरा देखती है तो डर से उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि रेबेका की आंखें पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। केली जान बचाकर भागने ही वाली थी कि रेबेका एक जानवर की तरह उस पर झपटती है और उसको उठाकर किचन में फेंक देती है। वो केली के पास जाती है और बिना सोचे उसकी उंगली को अपने दांतों से काटकर अलग कर देती है। फिर वो उसे जमीन पर पटकती है, एक बॉटल ओपनर उठाती है और सीधा उसके कान में घुसाकर तब तक घुमाती है जब तक केली की तड़प हमेशा के लिए शांत नहीं हो जाती। खैर, अब इसके थोड़ी देर के बाद रेबेका को एक जोर का झटका लगता है। वो वापस से होश में आती है और अपने हाथों किए गए इस खूनी खेल को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब वो जल्दी से इस खून को धोती है और रीमेंड को कॉल करती है, पर रीमेंड उसकी आवाज सुनते ही उसे तुरंत वापस मुर्दा घर बुला लेता है। और जब वो मना करने की कोशिश करती है तो रीमेंड उसको बताता है कि वो जानता है कि उसके साथ क्या घट रहा है और वो बाकी की बातें ऑफिस में समझाएगा। पर इसी दौरान रेबेका के पीछे जमीन पर पड़ी केली की लाश अपने आप ही खड़े होने लगती है। वो धीरे से अपने कान से वो बॉटल ओपनर निकालती है, जिसको देखकर रेबेका चीख मारती है और जान बचाकर दरवाजे की ओर भागती है। पर दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर असली केली खड़ी थी, जो कि उसी की फिक्र कर रही थी। यानी कि वो खून, वो मौत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक डरावना हेलुसिनेशन था। तब असली केली की बातों को अनसुना करके रेबेका सीधा अपनी कार में बैठती है और मुर्दा घर की ओर निकल जाती है। और वहां पहुंचकर रेमंड उसके सामने एक रुला देने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि शैतानी रूहें अक्सर मुर्दा जिस्मों में तब तक छुपी रहती है जब तक उन्हें कोई जिंदा और मजबूत इंसान नहीं मिल जाता जिस पर वो कब्जा कर सके। इस बार उस शैतान ने रेबेका को चुना था और अब वो उसके काले राज और दर्द भरी यादों का सहारा लेकर उसे अंदर से खोखला कर रहा था, ताकि एक दिन वो पूरी तरह से हार मान ले। रेमंड सालों से इन शैतानी ताकतों के बारे में पढ़ रहा था। वक्त कम था, इसीलिए वो एक ट्रे पर कुछ अजीब सिंबल्स लाकर उसको दिखाता है। वो समझाता है कि हर डीमन का एक नाम होता है जो कि इन्हीं निशानों से बनता है, और रेबेका को उस डीमन का नाम ढूंढकर उसके निशान को आग लगानी होगी, क्योंकि उसी से वो नर्क में वापस जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रेमंड अपनी आखिरी बात पूरी कर पाता, उस शैतानी ताकत ने रेबेका के जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसके अंदर से एक भारी आवाज निकलती है जो रेमंड को गालियां देने लगती है, जिसके अगले ही पल वो रेमंड को उठाकर टेबल के उस पार फेंक देती है। जिसके बाद रेबेका एक लोहे का डंडा उठाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर रेमंड तुरंत अपनी शर्ट खोलता है, क्योंकि उसके सीने पर एक अजीब सा प्रोटेक्टिव टैटू बना हुआ था। उस टैटू की ताकत से डीमन कुछ कदम पीछे हटता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रेमंड ऑफिस से बाहर भाग जाता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। रेबेका को जब होश आता है तो वो रोते हुए रेमंड से दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, पर रेमंड उससे माफी मांगता है और उसे अकेले मौत के मुंह में छोड़कर निकल जाता है। तो अब रेबेका उस मुर्दा घर में पूरी तरह से अकेली थी, जिसके दौरान
प्रेप रूम में वो शैतानी साया फिर से रूप लेने लगता है, जिससे जान बचाने के लिए रेबेका किसी भी खुले दरवाजे या फिर खिड़की की ओर भागती है, पर सब कुछ लॉक था। वो फोन उठाती है पर वो भी डेड था। तब आखिरी उम्मीद में वो रेमंड्स के नोट्स पढ़ने लगती है, पर तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और उसका खून जम जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी बूढ़ी दादी खड़ी थी। उसकी दादी बहुत ही मीठी आवाज में उसको अंदर बुलाने को कहती है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। पर अचानक उनका मासूम चेहरा बदलने लगता है। वो खिड़की पर जोर जोर से मुक्के मारती है और रेबेका को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बताती है, और उनकी आवाज धीरे धीरे एक भयानक जानवर की गुर्राहट में बदल जाती है, जिससे डरकर जैसे ही रेबेका पीछे मुड़ती है, उसे एक ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसके ठीक सामने उसके मरे हुए पिता बेन खड़े थे। उनके पूरे चेहरे पर खून और जख्म थे। उनके हाथ में एक सर्जिकल ब्लेड था। तब वो धीरे से कहते हैं कि वो ये ब्लेड लाए हैं ताकि रेबेका एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश कर सके और वो दोनों हमेशा के लिए मौत के बाद एक साथ रह सके। लेकिन उस ब्लेड की धार से खुद बेन का हाथ काट जाता है और खून बहने लगता है, और बिना सोचे वो अचानक ही रेबेका पर झपट पड़ते हैं। वो उसको जमीन पर गिरा देते हैं। वो उसके पैर में बुरी तरह से ब्लेड घोंपने लगते हैं, जबकि खिड़की के बाहर उसकी दादी की भयानक चीखें पूरे अंधेरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल अचानक से रेबेका एक झटके में होश में आ जाती है। होश में आते ही उसको समझ आता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक हेलुसिनेशन था या फिर एक डरावना वहम। वो खुद की जान लेने ही वाली थी, पर डर के मारे वो तुरंत उस प्लेट को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन मौत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। कॉरिडोर में अचानक से बेन फिर से उसके सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज उसकी आखिरी रात है। पर बिना एक सेकंड भी गवाए रेबेका भागकर बगल वाले कमरे के अंदर छुप जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। दूसरी ओर रेमंड बार बार मुर्दा घर में कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं होता है। कुछ देर के बाद जब रेबेका अंदर से हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांकती है तो बेन वहां से जा चुका होता है। पर तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि वो गायब हुई लाश वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। तब अपने जख्मों को सिलने के लिए वो दबे पांव वापस प्रेप रूम में जाती है, पर जैसे ही वो अपना काम खत्म करती है एक आवाज उसके कानों में गूंजती है कि काट दो, जिसे सुनकर वो पास रखा एक ब्लेड उठाती है और उस लाश के पास जाती है। पर अगले ही पल वो मुर्दा अपनी आंखें खोलता है और ब्लेड छीनने के लिए रेबेका पर हमला कर देता है, मगर रेबेका किसी तरह एक लोहे का डंडा उठाती है और सीधा उस मुर्दे की गर्दन के आर पार कर देती है। पर उस शैतान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो मुर्दा उस डंडे को आसानी से बाहर निकाल देता है। तब रेबेका जल्दी से एक वायर ढूंढती है और उस लाश को पूरी तरह से बांध देती है, जबकि वो शैतानी आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। अब इसी दौरान फोन बजता है। दूसरी ओर रेमंड था जो उस डेमन को खत्म करने का आखिरी रास्ता बताता है। तब उसके कहने पर रेबेका अपना खून उस लाश पर डालती है और उसे आग में जलाने के लिए मशीन के अंदर धकेल देती है, पर वो मशीन जलने के बजाय जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और रेबेका हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। जिसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ टीनेजर रेबेका एक हॉस्पिटल बेड पर बंधी हुई थी, पर अचानक जब उसको होश आता है तो वो डर के मारे चीखने लगती है, क्योंकि वो खुद उस जलती हुई मशीन के अंदर बैठी हुई थी और आग की लपटें उसको घेर रही थी। तब वो बार बार चिल्लाती है कि ये सच नहीं है, और अगले ही पल वो वापस से उस फर्श पर खड़ी होती है, यानी कि ये सब बस उसके दिमाग का खेल था। अब हाफते हुए वो जल्दी से रेमंड को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसका बताया हुआ तरीका काम नहीं किया, मगर रेमंड उसको बताता है कि उसने तो उसे कॉल ही नहीं किया था, यानी कि अब तक वो डीमन ही फोन कर रेमंड की आवाज निकालकर उसके साथ खेल रहा था। तब असली रेमंड उसे बेसमेंट में रखी कुछ पुराने टेप्स ढूंढने को कहता है, लेकिन तभी फोन पर आवाज बदल जाती है और वो शैतान उसे टॉर्चर करने लगता है और वो डीमन उसे अपने पिता को ना बचाने का ताना मारता है। मगर इस बार डर को पीछे छोड़कर रेबेका बेसमेंट की ओर बढ़ती है, जहां उसे एक छोटा सा लॉक कमरा मिलता है जहां टेप्स रखी हुई थी। पर तभी अंधेरे में उसे कुछ हिलने की आवाज आती है, जो कि असल में सिर्फ एक गिरता हुआ डब्बा था, और जब और भी सामान गिरने लगते हैं
तो वो उन टेप्स को उठाती है और वापस ऑफिस की ओर भाग जाती है। अब ऑफिस में टेप्स चलाने पर आखिरकार उसे रेमंड्स के सही इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिसमें बताया गया था कि डीमन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सबसे पहले पेपर जलाकर 4 सही सिंबल्स ढूंढने होंगे और उन्हें ट्रे पर रखकर पजेस्ड लाश के सीने पर रखना होगा। और सबसे जरूरी बात कि किसी दूसरे पजेस्ड इंसान का खून उस लाश के अंदर इंजेक्ट करना होगा ताकि वो डीमन जलने से पहले भाग ना सके। अब टेप के वीडियो में रेमंड डीमन के लिए वेलेरी नाम की एक औरत का हाथ काटकर खून निकालता हुआ दिखता है, जो कि कॉफिन के अंदर से मदद के लिए रो रही थी। तो अब टेप देखने के बाद रेबेका पेपर जलाती है और उसकी रोशनी में घूमते हुए पहला सिंबल दीवार पर ढूंढ निकालती है। वो उसे ट्रे पर रख देती है, पर ये रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि अचानक से बेन फिर से उसके सामने आ जाता है और अपनी मीठी बातों में फंसाकर वो अचानक से झपट्टा मारता है और रेबेका का गला दबाने लगता है। पर जब वो एक शैतान की तरह हंसने लगता है तो रेबेका किसी तरह अपने इस भ्रम को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब वो वापस बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और दीवार के एक छेद से देखने पर उसे रेमंड और वेलेरी दिखते हैं। वेलेरी मदद की भीख मांग रही थी, पर रेमंड कहता है कि ये अब वेलेरी नहीं है। तब जैसे ही रेबेका अपनी नजर हटाती है, वो अचानक खुद को एक बंद कॉफिन के अंदर फंसा हुआ पाती है। पर दम घुटने से पहले वो धक्का मारकर लिड को खोल लेती है और बाहर निकल आती है, जिसके बाद पेपर जलाकर वो दूसरा सिंबल भी हासिल कर लेती है, जबकि अंधेरे से वो शैतानी ताकत उसे घूर रही थी। तीसरा सिंबल उसको सप्लाई क्लोजेट से मिलता है, पर जब वो आखिरी सिंबल लेने वॉशरूम में जाती है तो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है और कमरा तेजी से पानी से भरने लगता है। तब पानी भरने पर वो टॉयलेट सीट पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और सर सिंक से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और बेहोशी में उसे अपने अतीत का एक सच दिखता है। झील के किनारे जब उसके पिता ने उसको ढूंढ लिया था, तब उन्होंने मदद के लिए बहुत आवाजें लगाई, पर जब उनको वहां पर मदद नहीं मिली तो वो उसे वहीं छोड़कर मदद लेने के लिए चले गए, जहाँ रास्ते में उनका पैर फिसलता है और उनका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यानी कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक दर्दनाक हादसा थी। अब रेबेका की जब आंख खुलती है तो वॉशरूम बिल्कुल नॉर्मल था। ऑफिस आकर वो चारों सिंबल्स को ट्रे पर रखती है, जिससे ट्रे के बीच का हिस्सा चमकने लगता है, पर उसके कानों में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट के उस ताबूत तक पहुंचती है जिसमें वेलेरी थी। वहां एक पल के लिए तो वो उसको बचाने का सोचती है, पर अपना मकसद याद आते ही वो बिना सोचे वेलेरी का खून निकालकर वहां से निकल जाती है। और अब बारी थी सही लाश पहचानने की। वो सारी डेड बॉडीज को चेक करती है और आखिरकार एक लाश की छाती पर वही सिंबल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, जहां प्रेप रूम में लाते ही वो लाश बुरी तरह से हिलने लगती है, पर ट्रे सीने पर रखते ही वो शांत हो जाती है और बिना उस मुर्दे की चाल में आए रेबेका वेलेरी का खून उस लाश के अंदर इंजेक्ट कर देती है। ऐसा करते ही उस लाश के माथे पर उस शैतान का असली नाम उभर आता है, जिसका मतलब था कि उसने सही शिकार चुन लिया था। जिसके बाद वो बिना सोचे उस लाश को जलने के लिए मशीन में डाल देती है। मशीन के अंदर से भयानक चीख आती है और वो शैतान हमेशा के लिए आग में जलकर राख हो जाता है। तो अब सब कुछ शांत होने के बाद रेबेका बेसमेंट में आती है, पर डर का साया अभी भी वहीं पर था। बेन उसके पीछे आता है और कहता है कि ये खेल कभी भी खत्म नहीं होगा, और वो उसको धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। असल में उस रात जंगल में बेन ने उसी डीमन को देख लिया था, जिसके डर से वो पीछे हटते हुए गिरकर मारे गए। तो होश आने पर रेबेका रो रो कर अपने पिता से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी नशे की आदत की वजह से उनकी जान चली गई थी। पर बेन उसको समझाता है कि वो खुद को दोष देना बंद करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रेबेका उसे हमेशा एक दर्द की तरह याद रखे। और अब जैसे ही रेबेका अपने इस कलंक और बोझ को हमेशा के लिए आजाद करती है, वो सच में नींद से जाग जाती है। बाहर दिन निकल चुका था और उसके कपड़ों पर खून का एक कतरा भी नहीं था। ये सब कुछ बस उसके दिमाग में खेला गया एक लंबा खेल था। पर एक आवाज अभी भी सच थी, और वो थी वेलेरी की। अब वो जल्दी से बेसमेंट में जाती है और वेलेरी का ताबूत खोलकर उसको आजाद करती है। वेलेरी की पीठ पर बहुत गहरे और डरावने जख्म थे, पर अगले ही पल वेलेरी की आवाज बदल जाती है।
एक डीमन की भारी आवाज में वो रेबेका को बेवकूफ कहती है और उसे जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो रेबेका को मारने ही वाली थी, पर वहां पर रेमंड आ जाता है। वो एक मंत्र पढ़ता है और अपना टैटू दिखाता है, जिससे डरकर वेलेरी वापस ताबूत में जा गिरती है और रेमंड उसे दोबारा लॉक कर देता है। अब इन सब के बाद ऑफिस में रेमंड रेबेका से माफी मांगता है कि उसने अकेले उसे डीमन से लड़ने के लिए छोड़ दिया था। वो उसको सच्चाई बताता है कि वो औरत अब वेलेरी नहीं रही, वो एक डीमन बन चुकी है और रेमंड उसे बेसमेंट में बंद इसलिए रखता है ताकि उसके खून से वो बाकी शैतानी आत्माओं को आने से रोक सके, क्योंकि इससे पहले वो इस चक्कर में अपने कई एम्प्लॉयज को खो चुका था। पर रेबेका को ये सब किसी पागलपन से कम नहीं लगता और वो इस घिनौने काम को छोड़ने की बात कहती है। पर रेमंड उसको याद दिलाता है कि ये सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं, बल्कि इससे कई मासूमों की जानें बचती हैं। और एक सबसे बड़ा सच कि रेबेका की आत्मा अब डीमन की नजरों में आ चुकी है और वो इस डर से कभी भी आजाद नहीं हो सकती। पर अगर वो उसके साथ रुकती है तो रेमंड उसे ताकतों से लड़ना और मजबूत बनना सिखा सकता है। तो अब ये सब सुनकर रेबेका इस अंधेरे को छोड़कर मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। पर एक पार्क में खेलते हुए बच्चों के बीच उसे फिर से वही शैतानी साया घूमता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि रेमंड बिल्कुल सही था और इस आफत से पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तब वो अपने कदम वापस मोड़ती है और इस नई और खौफनाक जिंदगी को अपनाने के लिए वापस से मुर्दा घर की ओर निकल पड़ती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द मॉर्चुरी असिस्टेंट की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।